Guys, welcome to our YouTube channel. So in the last video we have done 6 concepts, accounting concepts, and now we are going to do the 7th concept and 2 more concepts are left. In this video we are going to cover the 3 concepts plus 4 conventions in order to complete this topic. So let's get started. The 7th is your cost concept. Cost इसका एक दूसरा नाम भी है, दैट इज़ योर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ये जो कंसेप्ट है ये सीधा सीधा यही कहते हैं कि उस एसेट को हमने जो एसेट को एक्वायर करा है जिस कॉस्ट पे हम उसको उसी प्राइस पे लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 2015 में एक मशीनरी ख़रीदी, दैट कॉस्ट यू अराउंड 1 लाख की आपको कॉस्ट पड़ी उसकी, ठीक है। तो इन द बुक्स वी हैव टू रिकॉर्ड दैट इन 1 लाख द मशीन इज़ परचेज। जितने की आपने उसे एक्वायर करी है ना, आप उसको उसी प्राइस पे लिखोगे। लेकिन एक चीज़ का और पॉइंट नोट करने की है कि अगर आपने 2015 में ये लिया है तो इसमें क्या हमें उस मशीनरी की ना एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि भाई एस्टिमेटेड वैल्यू का मतलब एस्टिमेटेड लाइफ। दैट एस्टिमेटेड लाइफ का मतलब ये है कि भाई जो हमने 1 लाख की मशीन ख़रीदी है वो कितने साल चलेगी। लेट्स से यहाँ पे चलती है 10 ईयर्स ये मशीन, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या करा, हमने वो 2015 में खरी है, यहाँ तो उसकी 1 लाख पे रिकॉर्ड होएगी। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने कहा भाई इसकी है 10 ईयर्स चलेगी, यानी हर साल 10-10 हज़ार रुपये इसकी डिक्रीज़ होते रहेंगे। यानी 2016 में जो ये मशीनरी है वो आपकी 90,000 की बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका 10,000 हर साल में डिक्लाइन हो रहा है और दैट डिक्लाइन इज़ नोन एज योर डेप्रिसिएशन। यानी ये 10 सालों तक यानी 2025 तक इसकी वैल्यू 1 लाख से ज़ीरो होनी है। कैसे होनी है? 10-10 हज़ार रुपये हर महीने हर साल डिक्लाइन होते रहेंगे एंड दैट डिक्लाइन इज़ नोन एज योर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो सीधा सीधा ये कंसेप्ट यही कहता है, कॉस्ट कंसेप्ट, दैट इन वी हैव टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट व्हाट प्राइस वी हैव पेड टू एक्वायर दिस एसेट। और सो द कॉस्ट कंसेप्ट सेज दैट वी हैव टू रिकॉर्ड एन एसेट जिस प्राइस पे हमने उसे पे करा है एक्वायर करने के लिए, ठीक है। जो हमने कॉस्ट भरी है हम उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे और फिर स्लोली फिर हर साल ग्रेजुअली वी विल कीप अ डिक्लाइन ऑन इन दिस वैल्यू एंड दैट डिक्लाइन इज़ नोन एज योर डेप्रिसिएशन, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 8th पॉइंट, दैट इज़ योर मैचिंग कंसेप्ट। देखिए, मैचिंग कंसेप्ट आपका क्या कहता है? मैच करना, ठीक है। मैच का मतलब क्या है? पहले तो कंसेप्ट क्या है? एक कंसेप्ट का मतलब होता है एजम्पशन। ये सारे हम अभी अजम्पशंस कर रहे हैं कंसेप्ट का। आपने अगर पहली भी वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखिए, तभी आपको क्लैरिफिकेशन और हो जाएगी। तो अब आता है आपकी मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? मैच करना। किस चीज़ को मैच करना? आपके रेवेन्यू और आपके एक्सपेंसेस को, ताकि आपकी इनकम निकल के आ जाए, ठीक है। ताकि आपकी इनकम निकल के आ जाए। अब क्या हुआ, लेट्स से आप एक क्लोथ मर्चेंट हो। आप एग्जांपल ध्यान से सुनना, आपको ये क्लियर आराम से हो जाएगा। आप एक क्लोथ मर्चेंट हो, आपने क्या करा, आप सूट भेजते हो, लेडी सूट। आपने क्या करा, आपने 10,000 यूनिट्स एक होलसेलर से लिए, ठीक है, एट द कॉस्ट ऑफ 100, ठीक है। तो आपने कितने में ख़रीदे टोटली? यानी आपने 10 लाख में वो ख़रीदे, ठीक है। अब जब से आपने ये इस पे करा परचेज़, अब आप जब हमने सेल करने की बारी आई तो आपने क्या करा, आपने बेचे 5,000 पीसेस। कितने के? 200 के, 300 के लगा लो, नहीं, हाँ 150 के आपने बेचे, 150 के, ठीक है। तो आपके आए
7,50,000, ठीक है। अब ये अमाउंट आई आपकी, तो आप ये सीधा क्या कंपेयर कर दोगे कि भाई मैंने 10 लाख में ख़रीदी थी और मेरा 7.5 लाख रुपए मैंने उसको बेची है, तो क्या इससे मेरा ये डिटरमाइन हो रहा है कि भाई मुझे 2.5 लाख का लॉस हुआ है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमने कितने परचेज़ करे थे 10,000, लेकिन हमने सेल कितने करे हैं 5,000। अगर आपको इसकी इनकम या इसका प्रॉफिट निकालना है तो व्हाट यू हैव टू डू दैट 5,000 आपने खरीदे 100 के, ठीक है, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 5 लाख, और आपने बेचे कितने के 5,000 इंटू 150, दैट इज़ योर 7,50,000। अब क्या आया, आपका इनकम हुई है कितने की 2,50,000 की, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यही कहता है कि मैच करना किसको, आपके रेवेन्यू और आपके एक्सपेंसेस को, ताकि जो आपका प्रॉफिट, आपका जो इनकम हुई है वो रियलाइज़ हो जाए, ठीक है। अब लास्ट कंसेप्ट है आपका एक्रूअल कंसेप्ट, ठीक है। योर 9th कंसेप्ट इज़ योर 9th एंड योर लास्ट एक्रूअल कंसेप्ट। ये आपका इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एक, ठीक है, क्योंकि ये आपका कंसेप्ट आगे फर्दर बहुत काम आएगा और ये वैलिड भी है ये कॉन्सेप्ट। देखो, ये कंसेप्ट ये कहता है, जब आपने सेल करी तब आपको क्या मिलता है, रेवेन्यू, ठीक है, या आपने कोई एक्सपेंस करा, ठीक है। आप कौन से पीरियड में लिखोगे, ये कौन से पीरियड में लिखोगे, कब लिखोगे, या तो जब सेल हुई तब लिखोगे, या जब आपने आपको इसका कैश रिसीव हुआ तब लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आपका था ये ईयर, फाइनेंशियल ईयर आपके पास 25 मार्च को एक परचेज़र आया, ठीक है, उसने कहा आपको 50,000 का सामान दे दो। आपने कहा ठीक है, आपके उससे टर्म्स अच्छे थे, उसने कहा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको 15 डेज़ बाद यानी 10th अप्रैल को पैसे दे दूँगा, ठीक है। ये था आपका 2020, ये भी 2020 लगा लो, ठीक है। उसने कहा 10th अप्रैल को मैं आपको पैसे दे दूँगा। आपने कहा चलो ठीक है, आपके टर्म्स उससे अच्छे थे। अब क्या, उसने 10th अप्रैल को पैसे भी दे दिए 50,000। तो अब आप इसका कब रिकॉर्डिंग करोगे, यानी कौन से फाइनेंशियल ईयर में करोगे, क्योंकि ये वाला तो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 को बंद हो जाएगा, क्योंकि उस दिन आपको इसकी बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना पड़ेगा। या तो आप तब रिकॉर्ड करोगे जब इसका आपको पैसा मिला है, ठीक है। तो एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है, जब आपने सेल मेक करी है, यानी आपने जब सेल कर दी है, वो उसी फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड होगी। इसमें यानी 50,000 जो आपकी 25 मार्च को सेल हुई थी, ये एक्रूअल बेसिस के हिसाब से आपके इस वाले यानी 25 मार्च 2020 यानी 31 मार्च को 2020 में जो आपकी बैलेंस शीट या जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा उसमें ये रिकॉर्ड होएगा एज अ रेवेन्यू, ठीक है, ना कि तब जब आपका कैश मिल रहा है। ऐसे ही एक्सपेंसेस का होगा, अगर एक्सपेंसेस आप मार्च के अप्रैल में दे रहे हो, आपके एक्रियू कब हो रहे हैं, मार्च में, आप चाहे अप्रैल में पे करो चाहे आप दिसंबर में पे करो, एक्सपेंस कब के माने जाएंगे और रिकॉर्ड कब होंगे एक्रूअल बेसिस से, आपके मार्च के, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं हुआ तो एक बारी दोबारा वीडियो देख लो, आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द कन्वेंशंस पार्ट, जो आपके फोर कन्वेंशंस है। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द कन्वेंशंस पार्ट। कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है, यानी इसे हम लिखते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका होता है ट्रेडिशन यानी हमारे जो पिछले पूर्वज फॉलो करते हुए आ रहे हैं ना, हम भी उसे ही फॉलो कर रहे हैं, बस हमने अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है या कुछ नहीं, जो रूल्स हैं वो रूल्स है जो ट्रेडिशनली फॉलो हो रहे हैं, हम उन्हें ही बस अब इलेबोरेट करेंगे, ठीक है, और उसे ही स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट योर कंसेप्ट इज़ योर कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट आपका ये कहता है कि भाई जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, वो रिमेन सेम रहेंगी, यानी वो सेम रहेंगी फ्रॉम ईयर टू ईयर,
यानी आपने क्या करा, लेट्स से योर एग्जाम्पल इन, ये लिख के ना आना कभी एग्ज़ाम में, पर एक बार ही समझ लो। आपकी क्या था, आपके 10th में आपने कहा भाई मैं कॉमर्स लूँ, 11th में मैं कॉमर्स लूँगा, ठीक है, आपने ले ली। आपने 11th भी क्या करी, कॉमर्स से कर ली। फिर आपकी आई 12th की बारी, आपने कहा भाई नहीं 12th में मुझे क्या करनी है, साइंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर अभी आप ये कंसिडर कर लो कि आपकी 15 क्लासेस होती है। फिर 13th में आए आप, मैंने आर्ट्स लेनी है। फिर 14th में आए आप कि भाई मुझे तो कॉमर्स ही जाना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप फ्लक्चुएट नहीं होने चाहिए। अगर आपने एक चीज़ यानी 11th में आपने कॉमर्स सेलेक्ट कर ली, तो उसके बाद आपको कॉमर्स ही अटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही कंसेप्ट यही कहते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, एक लगातार रेगुलरिटी बनी रहे। रेगुलरिटी कैसे, कि भाई जो आपने एक चीज़ एक बार अडॉप्ट कर ली ना, उसको ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें जो प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो, इसका एग्जांपल होता है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जब आप फर्दर चैप्टर करोगे ना, तो बहुत आपको क्लैरिटी होगी, बट अभी के लिए ये समझ लो। डेप्रिसिएशन के ना 2 मेथड होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये कहते हैं कि अगर आपने एक साल स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर लिया, एक साल आप कहो नहीं भाई मुझे स्ट्रेट लाइन मेथड अच्छा नहीं लगा, मैं रिटन डाउन वैल्यू का मेथड करूँगा। फिर उसके बाद आपने कहा नहीं रिटन डाउन वैल्यू भी 2-3 साल करा, उसके बाद आपने कहा नहीं भाई मैं स्ट्रेट लाइन पे ही वापस आऊँ। तो कंसिस्टेंसी यही चीज़ को कहते हैं कि जैसे अब आपने एक बार स्ट्रेट लाइन मेथड कर लिया, तो आपको स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा। बट इन केस आपको लगता नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं है, बेकार है, मुझे अब रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करना चाहिए, तो आप उस पर स्विच कर सकते हो। बस आपको डिस्क्लोजर मेंटेन करने पड़ेंगे और आपको उसमें भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक साल बाद पहले ये करो, फिर एक साल ये, फिर एक साल ये, फिर एक साल ये, ऐसा नहीं होता। आपको एक लीगेसी, आपको एक कंसिस्टेंसी फॉर्म करनी पड़ेगी। आप यही कंसेप्ट आपका कंसिस्टेंसी कहता है। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ योर डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। देखो ये तो आपका फाइनेंशियल का ना मेन पर्सपेक्टिव यही है, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि सब कुछ साफ साफ दिखाना। हर ऑर्गेनाइजेशन की, यानी हर एक बिजनेस एंटरप्राइज की या कोई भी कंपनी ले लो, उसके लिए एक चीज़ है कि उसको सब चीज़ों को डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपने पढ़ा था यूज़र्स बहुत सारे होते हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज़ बहुत सारी होती हैं, जैसे आपके क्रेडिटर्स हो गए, ओनर्स हो गए, गवर्नमेंट होगी, मैनेजमेंट होगी, एम्प्लॉयज़ हो गए। इन सबको इसी पे फेथ रहता है कि जो आपकी ट्रू एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स या आपकी जो ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट्स आएंगी, एक जजनेस हो जाएगी, एक जजमेंट हो जाएगी कि भाई आपका बिजनेस एंटरप्राइज चल कैसे रहा है। तो डिस्क्लोजर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और गवर्नमेंट और आपके जो एक्ट्स हैं वो भी बहुत नेसेसरी स्टेप्स ले रहे हैं, ताकि इन ऑर्डर टू प्रमोट डिस्क्लोजर, कि आपको हर चीज़ को डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा जो आपके मतलब इंटरेस्टेड पार्टीज़ के डिसीजन को इफ़ेक्ट करती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड कंसेप्ट, दैट इज़ योर मटीरियलिटी कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट क्या कहता है कि वही चीज़ें डिस्क्लोज़ करो जो मटीरियल हो। मटीरियल मतलब जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, जो आपके लिए बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट हो, बस उन्हें ही डिस्क्लोज़ करो। मटीरियलिटी कन्वेंशन आपका यही कहता है कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है बस उन्हें ही डिस्क्लोज़ करो। फॉर एग्जांपल आपका टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस है, अब आपने सोचा कि मेरे को सब कुछ, आपका डिस्क्लोजर तो यही कहता है कि सब कुछ डिस्क्लोज़ करो, वेरएज़ मटीरियलिटी कहता है कि भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्क्लोज़ करो। तो आपने क्या करा, डिस्क्लोजर वाला कंसेप्ट फॉलो करा कि सब कुछ A to Z अपनी कंपनी का सारा कुछ डिस्क्लोज़ कर दिया। था आपका किसका, टेलीकम्युनिकेशन का। आपने क्या डिस्क्लोज़ करा कि भाई मैंने स्टेशनरी इतने की ख़रीदी, मैंने बुक्स इतने की ख़रीदी, मैंने थोड़ा बहुत जैसे टी की फैसिलिटीज़ होती है वो इतने की ख़रीदी, पेन्स इतने ख़रीदी, कॉपीज़ इतनी ख़रीदी। ये सब कुछ आपने डिस्क्लोज़ करके आपकी जो 5-6 पेज की आपकी जो रिपोर्ट बनती है वो आपकी बन गई 100-150 पेज की। तो क्या उसमें जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ है वो क्या उसमें आपके पेन गिनेंगे बैठ के,
नहीं ना, तो यानी बस उन्हें ही डिस्क्लोज़ करो जो आपकी मटेरियल है, यानी जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है के लेने में काम आती हैं, बस उन्हें ही डिस्क्लोज़ करो। ये नहीं कि पूरा चिट्ठा लिख दिया भाई पढ़ते रहो जो पढ़ना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और जो डिस्क्लोज़ करनी कंपलसरी है, प्लस जो आपके डिसीजन यानी जो आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनके डिसीजन को इफ़ेक्ट कर सकती है, आपको बस वही डिस्क्लोज़ करनी चाहिए। आप ये नहीं, आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि मैंने एक चीज़ और है, पेन इतने लिए, कॉपीज़ इतनी ली, स्टेपलर इतने लिए, स्टेपलर पिन्स इतनी ली, ये सारा कुछ ना लिख के ना अलग अलग उसे क्या करो, एक ही आइटम में लिख दो स्टेशनरी आइटम्स, ताकि इससे क्या बनेगा, आपकी जो स्टेटमेंट्स और जो आपकी रिपोर्ट्स हैं वो छोटी बनेंगी और आपका डिस्क्लोजर भी होएगा हर चीज़ का। ठीक है, सो द मटेरियलिटी कंसेप्ट सेज दैट ऑल। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ कंसेप्ट, दैट इज़ योर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट. It is the important and most logical concept. The conservatism concept says that simply it means that you have to play safe. प्ले सेफ कैसे, कि भाई आपको ना हमेशा सेफ़र साइड पे होके चलना है। आपको ये नहीं, आपको फालतू के रिस्क वगैरह नहीं उठाने, आपको क्या करना है, आपको सेफ साइड में होके चलना है। कैसे से, तो जो आपका कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट है वो कहता है कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। देखो इस कंसेप्ट का मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कल एक परचेज़र आएगा और आपसे सामान लेके जाएगा और उस पर आपको प्रॉफिट होएगा कितने का, 1000 रुपये का। ठीक है, आपको ये फाइनल है, लेकिन आप तब तक क्या करोगे, जो इस प्रिंसिपल के हिसाब से, इस कन्वेंशन के हिसाब से, दैट कि आपको कोई प्रॉफिट अगर आपको लग रहा है कि होएगा तो आपको वो नहीं लिखना। ठीक है, आपको ये पता है कि भाई मेरे पे बंदा आएगा, मैंने सामान लेगा, मेरे को इतने का प्रॉफिट होगा, हुआ तो नहीं ना। अगर जब तक होएगा नहीं, यू हैव नो राइट टू रिकॉर्ड दैट। जब होएगा तब लिखना, वरना नहीं लिख। आगे का बढ़ते हैं, प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। अब क्या है, आपको पता है कि भाई मेरा ना एक डेटर है, मैंने उसे सामान दिया हुआ था उधार पे, अब ना उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वर्स हो गई है, तो अब वो शायद मेरे पैसे ना दे पाए। ठीक है, तो आपका अभी भी यहाँ पे शायद है, ठीक है, कि पक्का नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है ना, अगर आपको बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी हो रही है, तो आप उस लॉस को लिख लोगे। यानी ये प्रिंसिपल सीधा सीधा ये कहता है, अगर आपको प्रॉफिट लग रहा है कि होगा, अभी हुआ नहीं है, अगर प्रॉफिट होगा तो आपको उसको रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है, अभी पक्का नहीं है पर आपको लग रहा है कि आपको लॉस होने के चांसेस हैं, ठीक है, यानी आपका पैसा डूबने वाला है, तो आपको उसको लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यानी कंजर्व होके चलना है, सेफ साइड पे होके चलना है। इसलिए इस प्रिंसिपल सीधा सीधे एक लाइन में यही कहता है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को पहले जज कुछ ना करो, एंड प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेस। और अगर आपको लग रहे हैं ना कि आपके कोई लॉस होने वाला है, तो आपको उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, जैसे कि डेप्रिसिएशन में भी होता है, और आपके बेड डेप्ट्स वगैरह में भी ना प्रोविज़न बनते हैं। प्रोविज़न मतलब एक पैसा उठा के साइड में रखा जाता है कि मेरा ये पैसा डूब सकता है। ठीक है, अगर नहीं डूबता तो वो तो अच्छी बात है वो बिज़नेस के लिए, लेकिन अगर आपको एक पॉसिबिलिटी लेके चलनी है कि मेरा पैसा डूब सकता है। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द कन्वेंशन। कंसिस्टेंसी सेज दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर मेथड्स ऑफ चूजिंग। लाइक अगर आपने एक बार एक मेथड या एक तरीके को चूज़ कर लिया, तो आपको उसको फॉलो करता रहना चाहिए। ये नहीं कि आप एक साल एक चीज़ कर लो, एक साल एक चीज़, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नाउ द सेकेंड इज़ योर डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर सेज दैट यू हैव टू डिस्क्लोज थिंग्स विच आर मटीरियल, both the principle are connected to each other, that we have to disclose all the facts which may affect the decisions of the interested parties. And materiality says that the things which are important only to be recorded in the books, and not all the things, but it have to disclose only certain items which may affect the decisions, and we have to ignore the immaterial details. Then next is your conservatism. Conservatism means you have to be on the safer side, that you have to anticipate, you have to have the profits. That means you have no right to write the profit if you think that there will be a profit or not, and you have to write all the possibility
and if you have any of the possibility regarding the losses, but you have to write that. ओके तो ये आपके कन्वेंशंस थे. इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक दो बारी दोबारा देख लीजिए, एक दो बारी बुक्स में से आपकी टी.एस. ग्रेवाल या एन.सी.ई.आर.टी. इनमें से रिवाइज कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएंगे. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ट्राई टू कवर दी डबल एंट्री सिस्टम. तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए ढंग से. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.